अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से आप लोगों के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक बार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वायरल हेपेटाइटिस पर बात हो रही थी। वायरल हेपेटाइटिस में हम लोगों ने पिछली वीडियो में हेपेटाइटिस ए वायरस को डिस्कस किया था, ब्रीफली डिस्कस किया था, एलाबोरेट नहीं किया था, क्योंकि मैंने वीडियो के आखिर में बताया भी था कि मैं ब्रीफली आम बंदे के लिए, आम बंदे की अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, आम बंदे की समझ के लिए ब्रीफ वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर एलेबोरेशन पे बंदा लग जाए तो वीडियो घंटों तक चली जाती है। सिर्फ एक डिज़ीज़ को अगर बंदा फुली एक्सप्लेन करे तो एक डिज़ीज़ पर हम लोग 2-2 घंटे तक बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसकी एथियोलॉजी से लेकर अगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तक हम लोग एक एक चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5-6 मिनट की वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो सकता है। तो इसलिए मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। वायरल हेपेटाइटिस को हमने स्टार्ट किया था। वायरल हेपेटाइटिस में हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए वायरस को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और उम्मीद है जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और ख़ुद को बचाने के ज़राए मैंने बताए थे, जिन जिन चीज़ों से हेपेटाइटिस ए वायरस लगने के चांसेस है, उम्मीद है आप लोग उन चीज़ों से ख़ुद को बचाएंगे, अपनी खुराक को साफ़ सुथरा करेंगे। और एक और ज़रिया था जो मैंने उसमें डिस्कस किया था, उससे भी ख़ुद को फ्यूचर में बचाएंगे। तो वायरल हेपेटाइटिस में आज हम लोग एक दूसरे वायरस पर बात करेंगे जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। हम लोग 1 बाय 1 हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक चलेंगे। जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट वायरसेस है उन पर बात करेंगे जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस को बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस किससे कहते हैं। हेपेटाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं। हेपा जो है ये लिवर को कहा जाता है और आइटस जिस चीज़ में आ जाता है उसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है आइटस, और जिस ऑर्गन में वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है उस ऑर्गन का मेडिकल टर्म उसके साथ यूज़ किया जाए तो वो मुकम्मल डिजीज़ का नाम बन जाता है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस को, तो आपके जिगर में जो सोजन हो जाती है उस सोजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हेपेटाइटिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक वायरल हेपेटाइटिस और दूसरा नॉन वायरल हेपेटाइटिस। नॉन वायरल को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस कहते किसे हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये हमारे पास जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को हेपेडना वायरिडी कहते हैं। तो इस वायरस को जो लोग डिस्कस कर सकते हैं वो 2 किस्म के लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो स्पेशलिटी है वो 2 किस्म के लोगों को होती है। एक तो डेफिनेटली माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो मोस्टली हमारे पास माइक्रोब से लगते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई या फिर पैरासाइट्स, ये 5 हमारे पास माइक्रोब्स है जो मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरे जो स्पेशलिस्ट इस डिज़ीज़ को बयान कर सकते हैं उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हमारे पास हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जो एसोफेगस से लेकर हमारे पास रेक्टम तक जितने भी डिजीज़ हैं उन सब के स्पेशलिस्ट, उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये 2 टाइप के लोग इस डिज़ीज़ को, हेपेटाइटिस को, वायरल हेपेटाइटिस को डिस्कस कर सकते हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता। डिज़ीज़ एक बंदे को हो जाती है तो उसको साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी? बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स उसी हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह होगी कि इसमें नौजिया होगा, आपको वोमिटिंग आ सकती है, आपके एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो सकती है, आपको जो है कभी डायरिया हो सकता है, आपकी जो स्किन है वो
पेल येलो हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई साइन एंड सिम्टम्स की बात। अगर हम लोग इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये डिज़ीज़, ये जो वायरस है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ये वायरस किस चीज़ से इंसान को लगता है? तो ये वायरस इंसान को बहुत सारी चीज़ों से ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें सरफ़हरिस्त है इंसान के जिस्म के जितने भी फ्लूइड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वोमेंस की जो फ्लूइड्स है, वेजाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, मैन का जो फ्लूइड है जिसको सीमन कहा जाता है। इसी तरह जो खून है, खून भी एक फ्लूइड है, ब्लड से भी आपको ये ट्रांसफ़र हो सकता है। जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी पेशेंट को, अगर उस ब्लड बैग की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई हो तो ये वायरस आपको ट्रांसमिट हो सकता है। हमारे पाकिस्तानियों में मोस्टली हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये बार्बर शॉप से लगता है इंसान को। ये जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना हुए हो तो ये वायरस आसानी से हमारे एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बार्बर शॉप्स में होते हैं या डेंटल क्लिनिक्स में होते हैं या फिर जो सर्जरीज करते हैं सर्जन लोग, अगर उनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना हो तो ये डिज़ीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे तक आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टेरिलाइजेशन उस टेक्निक को बोलते हैं जिस टेक्निक के ज़रिए आपका इंस्ट्रूमेंट 100% माइक्रोब्स फ्री हो जाए। ये बात याद रखने वाली है, 100% जब किसी भी माइक्रोब से वो इंस्ट्रूमेंट फ्री हो जाए उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं, आपसे पहले उसने किसी ऐसे बंदे की कटिंग की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कटिंग या उसकी दाढ़ी की सेटिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका स्किन उस कैंची की वजह से ज़ख्मी हो गया था और उसकी नोक पर उसके ब्लड के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह चुके थे। तो अगर आपकी कटिंग उसी कैंची से अगर आपकी कटिंग करता है वो और अनफॉर्चुनेटली आपको भी कट लग जाता है तो वो वायरस आप में ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर अगर ब्लेड से उसकी कटिंग की थी, हेयर कटिंग या दाढ़ी की कटिंग, और वो हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार था आपसे पहले और फिर आपकी कटिंग की थी, आपको भी कट लग गई, तो आपको हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, मेरा एक दोस्त है यही कोहाट में, उनकी पूरी फैमिली को हेपेटाइटिस बी वायरस है। उनको किसी जाहिल डॉक्टर ने बताया है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आप लोगों की फैमिली को फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हुआ है। सिर्फ मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, बैक्टीरिया पढ़ाए जाते हैं, इनको माइक्रोबायोलॉजी के डेप्थ का पता नहीं होता और लोगों को कहते हैं कि आपको, आपकी पूरी फैमिली को हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये पानी के ज़रिए, आप लोगों की जो टंकी थी उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो फीको ओरल रूट पे आपको, फीको ओरल रूट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मुंह के ज़रिए आप लोगों में ट्रांसमिशन होती है किसी भी माइक्रोब की, उसको फीको ओरल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये बात याद रखें और अपने आप को इस बात पे क्लियर कर दे कि हेपेटाइटिस बी वायरस कभी भी फीको ओरल ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। इसकी ट्रांसमिशन हमेशा या तो सेक्सुअल होती है या सर्जिकल होती है या बार्बर शॉप से होती है। आप किसी बीमार बंदे के साथ खाना भी खा सकते हैं, अगर वो बीमार है, हेपेटाइटिस बी वायरस उसको हो चुका है, तो आपको वो वायरस कभी भी ट्रांसफर फीको ओरल रूट से नहीं हो सकता। ये बात बस क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ट्रांसमिशन पे बात हो गई। ट्रांसमिशन पे बात मैंने बहुत ही लंबी कर दी, वो सिर्फ इसलिए कर दी ताकि आम आवाम जो देख रही है इस वीडियो को वो हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि हेपेटाइटिस बी वायरस खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इसके नुकसानात क्या क्या है। इसके नुकसानात जो है वो दो बड़े नुकसानात है। एक तो आपकी लिवर की सिरोसिस हो जाती है। लिवर सिरोसिस का मतलब है कि आपके लिवर में जगह जगह पर दाग बनना शुरू हो जाते हैं। मैं पिक्चर में भी, ये पिक्चर मैंने लगाई है, आप लोग देख ले, इसको सिरोसिस कहते हैं। दूसरी जो हेपेटाइटिस बी वायरस की कॉम्प्लिकेशन है वो है लिवर कैंसर। ये आपके हेपेटोसाइट्स जो है, आपका जो लिवर में जो सेल्स है
जिन सेल्स से आपका लिवर बना है उन सेल्स की जो ग्रोथ है उनको डिस्टर्ब करता है, उन सेल्स की जो शक्ल है उनको डिस्टर्ब करता है, उनमें एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस मोस्टली जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, बी दोनों वायरस मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दो नुकसानात है इस वायरस की, खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए तो, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना की जाए। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल है, उस पर अभी बाद में बात करते हैं। अगर वक्त पर कोई ट्रीट ना करे, ऐसे ही छोड़ दे, तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, एक लिवर सिरोसिस होती है, दूसरा लिवर कैंसर होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऑनसेट पर, ऑनसेट का मतलब ये है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। ये अगर एक बंदे को ट्रांसफ़र हो जाए तो डे 1 से कितने वक्त तक इसमें साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। तो कुछ स्टडीज़ में हमारे पास जो है वो 3 महीने के बाद, और कुछ स्टडीज़ में 6 महीनों के बाद हमारे पास जो है इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो बंदे में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस पर, कि अगर किसी बंदे को शक हुआ कि भाई उसकी बॉडी में थकान है, उसकी जो है उसको वोमिट आ रही है, उसकी स्किन जो है वो पेल हो चुकी है, उसके जो है उसको नौजिया टाइप का होता है, बंदे को हर वक्त नौजिया रहता है, बंदा थका थका रहता है, बंदे की स्किन पेल है, तो इसको अगर शक हुआ कि मुझे कहीं हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, तो उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की स्क्रीनिंग होती है, उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट भी किया जाता है, उसकी जीनोम को, जिसको पीसीआर के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है। अगर पीसीआर को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर इलाइजा एक टेक्निक है जो बेहतरीन टेक्निक है, उससे भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई इलाइजा को भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमारे पास रैपिड टेस्ट्स अवेलेबल है। रैपिड टेस्ट में आप 15 मिनट की टेस्ट होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजेंस, हेपेटाइटिस बी के इन्वेलप एंटीजेंस, हेपेटाइटिस बी के कोर एंटीजेंस ये डिटेक्ट किए जाते हैं, जिससे बंदे को पता चल जाता है कि ये वायरस इंसान में मौजूद है। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात कि आप हेपेटाइटिस बी वायरस को लैब में कैसे डायग्नोज करेंगे। बेहतर तो यही है कि बंदा पीसीआर कर ले, पीसीआर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इलाइजा पे आए, इलाइजा को भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो रैपिड टेस्ट हर एक रूटीन और किसी भी लैब में अवेलेबल होती है। तो आप लोगों को जल्द अज जल्द अपनी ब्लड की स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो साइलेंट किलर है इसका अगर 6 महीनों से पहले ही पता चल जाए तो इसको ट्रीट करना इंतहाई आसान होता है डॉक्टर्स हजरात के लिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये क्रॉनिक कंडीशन में चली जाए तो फिर इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ट्रीट फिर भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये आपको डिजीज़ होने से पहले की बात हो रही है कि एक बंदे ने स्क्रीनिंग कर ली, उस आप लोगों को जल्द अज जल्द अपनी ब्लड की स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो साइलेंट किलर है इसका अगर 6 महीनों से पहले ही पता चल जाए तो इसको ट्रीट करना इंतहाई आसान होता है डॉक्टर्स हजरात के लिए। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये क्रॉनिक कंडीशन में चली जाए तो फिर इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ट्रीट फिर भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है ये आपको डिजीज़ होने से पहले की बात हो रही है कि एक बंदे ने स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग में उसका हेपेटाइटिस बी वायरस नेगेटिव था, तो ये फ्यूचर में अपने आप को इस मौजी मरज़ से कैसे बचाएगा, उसके लिए उसको करना चाहिए वैक्सीनेशंस। हेपेटाइटिस ए और बी दोनों की वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। आप लोग जल्द अज जल्द हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों की स्क्रीनिंग्स कर लें। तो आप लोग जब स्क्रीनिंग कर लेंगे उसमें जब हेपेटाइटिस बी वायरस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आने की सूरत में आप किसी अच्छे डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता कर ले, वो आपको वैक्सीनेशन लिख लेगा। वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे आप लोग किसी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमारे पास एक बेहतरीन कंपनी है जिसको एमसन फार्मा बोलते हैं, इस्लामाबाद में, वो वैक्सीनेशन बनाती है हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो आप लोग नेगेटिव टेस्ट की सूरत में अपनी वैक्सीनेशन कर ले। उसका कोर्स होता है जो आप लोगों को डॉक्टर समझाएंगे या एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझाएगा, मैं समझा लेता हूँ आप लोगों को। उसका कोर्स होता है, आप लोग इनिशियल वैक्सीनेशन कर ले, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद 3 डोजेज उसकी होती है।
आप लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे तो आप लोग साल इस मौजी मरज़ से आप लोगों की हिफाजत हो जाएगी। वैक्सीनेशन की सूरत में अगर आप लोगों का पार्टनर जिसके साथ आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वैक्सीनेशन होने की सूरत में आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इस हद तक बूस्ट हुआ होता है कि आप लोग भले ही आप लोगों का पार्टनर हेपेटाइटिस बी वायरस में मुब्तला हो तो आपको वो वायरस लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इतने एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है कि जैसे ही वो वायरस आप में ट्रांसमिट होता है वो अपनी रेप्लिकेशन करने से पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। तो आप वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे ट्रीटमेंट पर कि इस डिज़ीज़ को अगर आप लोगों में किसी में हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स अवेलेबल है। उन ड्रग्स के आखिर में मोस्टली विर आएगा। वायरस से निकला है विर, VIR, ठीक है, VIR आएगा। तो VIR जिस भी ड्रग में आता है उसका मतलब ये है कि वो किसी वायरस के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरफेरॉन्स भी लगाए जाते हैं, फ्लॉप हो जाए क्योंकि रेजिस्टेंट भी आती है। माइक्रोब्स में ये भी बात है कि बैक्टीरिया और वायरसेस में रेजिस्टेंट स्पीशी भी आती है। तो अगर आपका वायरस रेजिस्टेंट स्पीशी है तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली सिरोसिस तक बात चली गई है या कैंसर तक अनफॉर्चुनेटली खुदा ना ख्वास्ता बात चली गई है तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लोबल फ्रीक्वेंसी पर। ग्लोबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी एपिडेमोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि पूरी दुनिया में इस डिजीज़ के केसेस हमारे पास कितने हैं, मर्दों में कितने हैं, औरतों में कितने हैं, बच्चों में कितने हैं, बूढ़ों में कितने हैं, एज वाइज कितने हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 300 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए हैं। 300 मिलियन मेरे ख्याल में कोई 30 करोड़ बनता है। 30 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार है। तो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इस वायरस से हमारे पास सालाना जो है वो 8,20,000 लोग मर रहे हैं। 8,20,000 लोग हमारे पास सालाना इस वायरस की वजह से मर रहे हैं। तो ये कुछ सीधा बातें थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। मैं चाहता था कि ये वीडियो छोटी हो, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो इतनी लंबी हो, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पर उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को आप लोग फॉलो करेंगे, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे अकाउंट्स हैं, उनमें पैथोब्रोस के नाम पर हमारे पास अकाउंट्स मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसी तरह की मेडिकली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए। हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वस्सलाम।